परमैन पाको की बताई सारी बातें बर्डमैन की वजह से भूल चुका था। उस रात जो कुछ हुआ, मित्सु उन सभी बातों से पूरी तरह अनजान बन चुका था। लेकिन वो कहते हैं ना, आपका सच्चा प्यार चाहे आपसे कितना भी दूर चले जाए, लेकिन वो एक छोटी सी कड़ी से आपसे हमेशा जुड़ा ही रहता है। यहाँ पर भी मित्सु के दिमाग में एक छोटी सी कड़ी उस रात की रह गई थी। पाको तो मिस्टर कैन के साथ अमेरिका के लिए निकल चुकी थी, लेकिन यहाँ पर मित्सु अभी भी पाको के लिए एज यूजुअल वेट कर रहा था। वो तो अभी भी बस यही सोच रहा था कि आज वो पाको से फिर से मिलेगा, उसके साथ कई तरह की बातें करेगा, उसके साथ टाइम स्पेंड करेगा और शाम को अपने घर आ जाएगा। लेकिन आज पाको नहीं आती। मित्सु को काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है, पर वो इस बात को ज़्यादा माइंड नहीं करता और उस दिन अकेला ही ड्यूटी पर चले जाता है। शाम को घर आता है, मगर अभी भी पाको की कोई खबर मित्सु के पास नहीं थी। ऐसे ही 2 से 3 दिन बीत जाते हैं। अब मित्सु पाको के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पाको गई कहाँ है। ना वो उसकी कॉल रिसीव कर रही है, ना ही ड्यूटी पे आ रही है। आखिरकार उसके साथ हुआ क्या है? वो ठीक तो होगी ना? अब ये सभी ख्याल मित्सु को खाने लगते हैं। इसलिए वो फैसला करता है कि वो बर्डमैन से पाको के बारे में पता लगाएगा। वो बर्डमैन को कॉल करता है और बर्डमैन कुछ ही देर में मित्सु के घर पे पहुंच जाते हैं। जैसे ही बर्डमैन मित्सु के घर पे पहुंचते हैं, मित्सु बर्डमैन के ऊपर सवालों की बारिश कर देता है। मित्सु कहने लगता है, बर्डमैन पाको को हुआ क्या है? ना ही वो मेरे कॉल उठा रही है, ना ही ड्यूटी पे आ रही है। वो ठीक तो है ना? बर्डमैन सिर्फ एक ही जवाब देते हैं, मित्सु ये बात मैं तुम्हें बताने वाला था, लेकिन अब तुम मुझसे खुद ही पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें ये बात साफ साफ बता ही देता हूँ। पाको परमैन की ड्यूटी छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी है। जैसे ही मित्सु ये बात सुनता है, उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता। वो कहता है, बर्डमैन आप मजाक कर रहे हैं, ऐसा मजाक मुझे पसंद नहीं है, कह दीजिए मजाक है। बर्डमैन कहते हैं, मित्सु ये मजाक नहीं है, पाको परमैन की ड्यूटी छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी है। और मित्सु उसी टाइम अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। वो कहता है, नहीं ये सच नहीं हो सकता, पाको मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। बर्डमैन बोलते हैं, हिम्मत रखो मित्सु, मैं जानता हूँ पाको की तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा वैल्यू है, पर यह बात तुम्हें एक्सेप्ट करनी होगी। पाको परमैन की ड्यूटी छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी है और शायद वो कभी वापस भी ना आए। अचानक से मित्सु के लिए सब कुछ तबाह हो चुका था। वो अपनी जगह से उठता है और बर्डमैन से कहता है, अच्छा ठीक है, आप मुझे ये तो बता ही सकते हैं ना कि पाको कहाँ गई है, मैं उसके पास चले जाऊंगा, प्लीज़ मुझे बता दीजिए। बर्डमैन बोलते हैं, माफ़ करना मित्सु, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। इतना कहते हुए बर्डमैन वहाँ से गायब हो जाते हैं। उनके जाते ही मित्सु अपना परमैन सेट पहनकर अपने घर से बाहर निकल जाता है। रोबोट चिल्लाते हुए बोलता है, मित्सु तुम कहाँ जा रहे हो? लेकिन वो अपने रोबोट की बात का कोई जवाब नहीं देता। ये बात साफ थी कि मित्सु पाको को ही ढूंढने जा रहा है। उसकी लाइफ में पाको की क्या वैल्यू है, ये हम सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। मित्सु बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि पाको से इस तरह दूर जा चुकी है। वो उसके बिना जीने के बारे में बिल्कुल सोच भी नहीं सकता। जब जब मित्सु पाको के दूर जाने की बात को बोल रहा था, उस वक्त मित्सु का अपनी जवान काट के फेंकने का मन कर रहा था। अब मित्सु पूरे शहर में पाको को ढूंढ रहा था, लेकिन आखिरकार उसे पाको मिलेगी भी कहाँ? वो तो जा चुकी है। पूरा दिन मित्सु यहाँ वहाँ भटकता रहता है, पर उसे पाको का कोई सुराग नहीं मिलता। अब शाम को मित्सु मुंह लटकाए हुए अपने घर पहुँचता है। वहाँ पर उसका रोबोट पूछता है, तुम ठीक तो हो ना मित्सु? मित्सु कोई जवाब नहीं देता। वो अपने परमैन सेट को उतार के दीवार पे फेंक देता है। रोबोट कहता है, मैं समझ सकता हूँ मित्सु, इस वक्त तुम्हें कैसा लग रहा होगा, लेकिन तुम्हें अपने ऊपर काबू करना होगा। तुम्हें इस बात को एक्सेप्ट करना होगा, पाको तुम्हें छोड़कर जा चुकी है। मित्सु कहता है, नहीं, पाको मुझसे दूर नहीं जा सकती, वो मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रोबोट से मित्सु की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। वो मित्सु के पास जाके बैठता है और उससे कहता है, मित्सु शांत हो जाओ, पागल मत बनो, तुम चाहे मानो या ना मानो, पाको तुम्हें छोड़कर जा चुकी है और तुम्हारी इस तरह की हरकतों से वो वापस नहीं आने वाली। इसलिए प्लीज शांत हो जाओ मित्सु, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने आप को हार मत करो। मित्सु की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो अपने रोबोट के गले लग जाता है। वो कहता है, आखिर मैंने क्या किया है रोबोट, जो पाको मुझे इस तरह छोड़कर चली गई, बताओ मुझे। रोबोट कहता है, तुमने कुछ नहीं किया दोस्त, तुमने तो पाको से बेइंतहा प्यार किया, लेकिन वो इस प्यार के लायक नहीं थी। मेरी बात पर भरोसा रखो, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा होगा तो तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं होगा दोस्त। मित्सु जैसे तैसे अपने आंसुओं को रोकता है। उसका रोबोट मित्सु को एक गिलास पानी देता है और कहता है, अब शांत हो जाओ दोस्त, तुम्हारे इस तरह रोने से पाको वापस नहीं आने वाली, तुम्हें अपने ऊपर काबू करना ही होगा। मित्सु कहता है, तुम सही कह रहे हो रोबोट, इस तरह रोने से कुछ नहीं होने वाला, मुझे पाको को ढूंढना होगा, मुझे पता लगाना होगा कि पाको है कहाँ। रोबोट कहता है, अच्छा तो तुम पता लगाओगे कि पाको कहाँ है? मित्सु कहता है, हाँ मैं पता लगा के ही रहूँगा कि पाको कहाँ है, मैं उसे इस तरह अपने आप से दूर नहीं जाने दे सकता, वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। ओह तो कहाँ ढूंढोगे तुम उसे? इस दुनिया में 206 देश, 7 समुंदर, ना कोई पता, ना कोई फ़ोन नंबर, बताओ क्या करोगे दोस्त?
जानता हूँ सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन इस वक्त तुम्हारे लिए सच्चाई सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाको को ढूंढना इम्पॉसिबल है। ना जाने इस वक्त दुनिया के किस कोने में होगी वो। जिद छोड़ दो, तुम उसे नहीं ढूंढ सकते। नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। मैं उसे प्यार करता हूँ, मैं उसे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं खो सकता। मित्सुओ को रोबोट कहता है, लेकिन क्या वो तुमसे प्यार करती है? अगर वो तुमसे प्यार करती तो इस तरह तुम्हें छोड़कर नहीं जाती। रोबोट के ये वर्ड्स मित्सुओ के कानों में एको करने लगते हैं। वो चिल्लाते हुए बोलता है, अपने मुंह से ये शब्द दोबारा मत निकालना। मुझे मेरी पाको के प्यार के ऊपर कोई शक नहीं है, जरूर उसकी कोई मजबूरी होगी। रोबोट कहता है, कैसी मजबूरी दोस्त? जो लड़की रात रात को तुम्हें अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम बताने के लिए कॉल कर देती है, अगर उसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती कि उसे तुमसे दूर जाना पड़ रहा है, तो क्या वो तुम्हारे साथ शेयर नहीं करती? सच से भागने से सच बदल नहीं जाएगा। और हाँ, तुम्हारे लिए यही ठीक रहेगा कि तुम काफ़ी जल्दी इस बात को समझ जाओ। मित्सुओ के पास अपनी रोबोट की बातों का कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो चुपचाप उसे डीएक्टिवेट करके कवर्ड में रख देता है। मित्सुओ जाकर अपने बेड पर लेट जाता है। वो बहुत गहरी सोच में खो जाता है। रोबोट की बातें काफ़ी ज़्यादा शार्प थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं सिचुएशन को थोड़ा बहुत डिफाइन कर रही थी। मित्सुओ कहता है, क्या सच में पाको मुझसे प्यार नहीं करती? क्या आज के बाद सच में मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगा? इस तरह के कई सवाल मित्सुओ को अंदर ही अंदर खा रहे थे। पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन मित्सुओ की आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। वो बस लगातार अपनी पाको के बारे में सोच रहा था। वो बस यही सोच जा रहा था, क्या सच में पाको मुझसे दूर जा चुकी है? क्या मैं उससे कभी नहीं मिल पाऊंगा? मित्सुओ मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका था। वो काफ़ी तेज बुखार से सफ़र कर रहा था। अभी तक ना उठने की वजह से अब मित्सुओ को उठाने के लिए उसकी मॉम मित्सुओ के रूम में आती हैं। वो दरवाजे पर नॉक करती है, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता, इसलिए वो डायरेक्टली रूम के अंदर चली जाती हैं। वो फिर से मित्सुओ को उठने के लिए कहती हैं, पर मित्सुओ बुखार होने की वजह से कोई जवाब नहीं देता। वो मित्सुओ के पास जाके पूछती है, बेटा तुम ठीक तो हो ना? मित्सुओ फिर से कुछ नहीं बोलता, इसलिए वो मित्सुओ के सर पर हाथ लगा के फीवर चेक करती हैं। उन्हें पता लगता है मित्सुओ काफ़ी तेज फीवर आने की वजह से बेहोश हो गया है। मित्सुओ की मॉम मित्सुओ को उठाने का बहुत ज़्यादा ट्राई करती है, लेकिन मित्सुओ नहीं उठता। वो भागते हुए मित्सुओ के डैड के पास जाकर उन्हें मित्सुओ की हालत के बारे में बताती हैं। मित्सुओ के डैड भी जल्दी से डॉक्टर को कॉल करके बुलाते हैं। कुछ ही देर में डॉक्टर घर पहुंच जाते हैं और मित्सुओ का चेकअप स्टार्ट करते हैं। थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर बोलते हैं, केस सीरियस हो गया है, हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। मित्सुओ के डैड बोलते हैं, क्या आप ही क्या कह रहे हैं? डॉक्टर बोलते हैं, परेशान मत होइए और जल्दी जाकर टैक्सी का अरेंजमेंट कीजिए। मित्सुओ के डैड फटाफट से एक टैक्सी को अरेंज कर देते हैं और मित्सुओ को उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। मित्सुओ की मॉम भी उन डॉक्टर के साथ पीछे पीछे हॉस्पिटल पहुंच जाती है। डॉक्टर भी मित्सुओ के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने जब मित्सुओ को चेक किया था तब मित्सुओ की हार्ट बीट काफ़ी स्लो हो गई थी, इसलिए मित्सुओ को एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंजेक्शन देने की ज़रूरत थी। डॉक्टर तुरंत ही मित्सुओ को वो इंजेक्शन लगा देते हैं और मित्सुओ के मॉम डैड को बाहर वेट करने के लिए कहते हैं। लकीली कुछ ही देर बाद मित्सुओ को होश आ जाता है और डॉक्टर मित्सुओ के मॉम डैड को उसे मिलने के लिए अलाउ कर देते हैं। मित्सुओ की मॉम वार्ड में जाते ही मित्सुओ को गले से लगा लेती हैं और कहती है, मित्सुओ बेटा तुम ठीक तो हो ना? आखिर तुम्हें हुआ क्या था, बताओ मुझे। मित्सुओ बोलता है, मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन हम यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? मित्सुओ की मॉम बोलती हैं, जब मैं सुबह तुम्हारे रूम में तुम्हें स्कूल के लिए उठाने के लिए आई तो तुम मुझे बेहोश मिले। पहले तो हमने डॉक्टर को घर पे बुलाया था, लेकिन तुम्हारी हालत सीरियस होने की वजह से हमें तुम्हें हॉस्पिटल लेके आना पड़ा। पर कल तक तो तुम पूरी तरह ठीक थे, आखिर तुम एकदम से हुआ क्या? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मित्सुओ बोलता है, मॉम रात तक तो मैं भी पूरी तरह ठीक ही था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सुबह आखिर एकदम से मैं बेहोश कैसे हो गया। सच में मॉम मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मित्सुओ की मॉम कहती, कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो। डॉक्टर वार्ड के अंदर एंटर करते हैं और मित्सुओ की मॉम डैड को बाहर जाने के लिए बोलते हैं और मित्सुओ को आराम करने के लिए ऑर्डर कर देते हैं और इसी के साथ मित्सुओ सोने के लिए चले जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सुमीरे एके हमारी पाको को। सुमीरे को अमेरिका पहुंचे 3 दिन हो चुके थे, लेकिन यहाँ पे उसने अभी तक कुछ भी एक्सप्लोर नहीं किया था, क्योंकि बाकियों के लिए क्लाइमेट चेंज और मेनली ज़्यादा सोचने की वजह से उसके सर में हेडेक होने लगा था, जिस वजह से मिस्टर कैन को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कैंसिल करनी पड़ी थी। लेकिन आज सुमीरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। मिस्टर कैन सुमीरे को कॉल करते हैं और बोलते हैं, सुमीरे तुम ठीक तो हो ना? आपकी न्यू मैनेजर ने मुझे बताया कि यहाँ पे आते ही आपके सर में हेडेक होने लगा और फिर बिजी शेड्यूल की वजह से मैं आपसे बात नहीं कर पाया, तो क्या आप ठीक हैं और हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं? मिस सुमीरे कहती, हाँ मैं ठीक हूँ और हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। मिस्टर कैन कहते हैं, तो आप जल्दी तैयार हो जाइए, कुछ ही देर में हमारा भेजा हुआ ड्राइवर आपके पास पहुँच जाएगा। इतना बोलकर मिस्टर कैन कॉल कट कर देते हैं। सुमीरे अभी भी अपने बेड पर लेटी हुई थी। अब सुमीरे के दरवाजे पर नॉकिंग होती है। सुमीरे जाके अपने रूम का गेट खोलती है तो वो देखती है वहाँ पर मिसेस एगेथा है। सुमीरे उनको रूम के अंदर बुलाती है और मिसेस एगेथा रूम के अंदर एंटर करती है। अभी मिसेस एगेथा है कौन? तो ये सुमीरे की अमेरिका के अंदर न्यू मैनेजर है, जो कि यहाँ पे सुमीरे का सारा काम संभालेंगी।
मिसेस एगेता बोलती हैं, गुड इवनिंग मिस सुमीरे, कैसी हैं आप? आपका सर दर्द ठीक तो है ना? सुमीरे कहते हैं, अभी मैं ठीक हूँ, बताइए आपका कैसे आना हुआ? मिसेस एगेता बोलती है, मैं आपके लिए कुछ ड्रेसेस लेकर आई हूँ जो आपको इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग पहननी है। सुमीरे कहती है, ड्रेसेस वो भी शेड्यूल के अकॉर्डिंग, आप कहने क्या चाहती हैं? मिसेस एगेता कहती हैं, मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि ये पिंक ड्रेस ये आपको आज शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहननी है, ये ब्लू ड्रेस आपको कल सेट पर जाते वक्त पहननी है, ये येलो ड्रेस आपको परसों की पार्टी के लिए पहननी है, और बाकी कैसे फॉलो करना है वो इस चिट में लिखा हुआ है। सुमीरे कहती है, लेकिन इसकी ज़रूरत क्या है? क्या मैं अपने हिसाब से कपड़े नहीं पहन सकती? मिसेस एगेता कहती है, माफ़ कीजिएगा मिस सुमीरे, आप अपने रूम के अंदर या फिर ऐसी जगहों पर जहां आप अपनी मर्जी से जा रही हैं वहां आप कुछ भी पहनिए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी प्रोग्राम हमारे अकॉर्डिंग सेट होंगे वहां पे आपको वही कपड़े पहनने हैं जो हम आपको बताएंगे। तो आप समझ गई ना? सुमीरे कहती है, अच्छा ठीक है, मैं तैयार होके आती हूँ, आप बाहर जाइए। और मिसेस एगेता सुमीरे के रूम से बाहर चली जाती है। सुमीरे कहती है, ये क्या बात हुई, कपड़े भी इनके हिसाब से पहनने हैं, ये तो सही नहीं है। पर सुमीरे के पास दूसरा ऑप्शन भी क्या था, इसलिए वो उस पिंक ड्रेस को पहन लेती है, लेकिन सुमीरे को वो ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं आती। सुमीरे को उस ड्रेस में बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था कि इसी बीच मिसेस एगेता सुमीरे के दरवाजे पर नॉकिंग शुरू कर देती है। वो बोलती है, आप तैयार हैं मिस सुमीरे या फिर आपको और टाइम लगेगा? सुमीरे बोलती है, मैं रेडी हूँ, और वो रूम के गेट को ओपन कर देती है। सुमीरे को देखकर मिसेस एगेता बोलती है, आप काफी प्यारे लग रही हैं मिस सुमीरे। सुमीरे कहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और वो दोनों जाकर मिस्टर कैन की भेजी हुई कार में बैठ जाते हैं। रास्ते में मिसेस एगेता सुमीरे से पूछती है, आपको अमेरिका कैसा लगा? सुमीरे कहती है, अभी मैंने यहाँ पे कुछ भी एक्सप्लोर नहीं किया है, जब मैं कुछ एक्सप्लोर कर लूंगी तो आपको बताऊंगी। उन दोनों की बातचीत चली रही थी कि इसी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्पॉट आ जाता है। मिस सुमीरे को मिसेस एगेता कहती हैं, चलिए कार से उतर जाइए, आपको यहीं पे पहुंच के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, और ऑल द बेस्ट। सुमीरे को मिसेस एगेता का बिहेवियर काफी ज़्यादा अच्छा लगा। सुमीरे को यहाँ पर अपनी पुरानी वाली मैनेजर की कमी महसूस तो हो रही थी, लेकिन मिसेस एगेता का बिहेवियर भी सुमीरे के लिए काफी ज़्यादा अच्छा था। सुमीरे जैसे ही कार से उतरती है, वहां पे सुमीरे को मिस्टर कैन दिखते हैं। मिस्टर कैन सुमीरे के पास आते हैं और कहते हैं, तो तुम आ ही गई सुमीरे, तो ये जगह तुम्हें कैसी लगी? सुमीरे कहते, काफी अच्छी जगह है, मुझे बहुत पसंद आई। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कब स्टार्ट होने वाली है? मिस्टर कैन कहते हैं, बस तुम्हारा ही वेट कर रहे थे, जाओ उस चेयर में बैठ जाओ। और सुमीरे जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है। मिस्टर कैन भी अपनी जगह पे जाके बैठ जाते हैं, और रिपोर्टर्स सुमीरे का इंटरव्यू लेना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक रिपोर्टर सुमीरे से सवाल पूछता है, आपको अमेरिका में आकर कैसा लग रहा है? सुमीरे फिर से वही जवाब देती है कि मैंने भी अमेरिका एक्सप्लोर नहीं किया है, जब मैं कर लूंगी तो मैं पर्सनली आप लोगों को बता दूंगी। दूसरा रिपोर्टर पूछता है, आप इतने बड़े प्रोजेक्ट में काम करने जा रही हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है? सुमीरे कहती है, इस फिल्म में काम करना मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं है, और मैं मिस्टर कैन की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे प्रीसियस चांस दिया। इसके बाद ऐसे ही कई रिपोर्टर सुमीरे से सवाल पूछते रहते हैं, और सुमीरे भी उनके सवालों के जवाब देती रहती है। अब फाइनली ये इंटरव्यू खत्म होता है। मिस्टर कैन सुमीरे के पास आते हैं और सुमीरे से कहते हैं, तुमने काफी अच्छी तरह इंटरव्यू दिया सुमीरे, ये तुम्हारे प्रोफेशनलिज्म को दिखाता है, वेल डन। और सुमीरे मिस्टर कैन की बात पे हल्का सा मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। अब सीन दोबारा से शिफ्ट होता है, और मित्सुओ और उसकी फैमिली को देखते हैं। डॉक्टर ने मित्सुओ के मॉम डैड को उसे घर ले जाने के लिए कह दिया था। मित्सुओ के डैड बिल पे करते हैं और उसे लेके वहां से निकल जाते हैं। मित्सुओ की मॉम मित्सुओ से पूछती है, अब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही ना मित्सुओ बेटा? मित्सुओ कहता, नहीं मॉम, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी देर शांति चाहता हूँ। और पूरे रास्ते मित्सुओ के मॉम डैड मित्सुओ से कोई बात नहीं करते। वो फाइनली अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते ही मित्सुओ अपने आप को अपने रूम के अंदर लॉक कर लेता है। मित्सुओ की मॉम कहती है, आखिर इसे हुआ क्या है? मित्सुओ के डैड कहते हैं, उसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, उसके पास मत जाना। मित्सुओ अपने रूम में जाकर अपने बेड पर बैठ गया था और फिर से पाको के बारे में ही सोच रहा था। वो बोलता है, आखिर तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गई पाको? देखो मेरी क्या हालत हो गई है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, प्लीज वापस आ जाओ। अब तो धीरे धीरे मित्सुओ के पास शब्द भी कम पड़ने लगे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे क्या। उसके पास अब सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो रास्ता था इंतजार का, लेकिन ये काफी ज्यादा लंबा था और मित्सुओ इतना टाइम तक वेट नहीं कर सकता था। वो कहता है, मुझे पाको को ढूंढना ही होगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। कि इसी बीच मित्सुओ के कानों में बर्डमैन की आवाज आती है। बर्डमैन बोलते हैं, तुम ठीक तो हो ना मित्सुओ? मित्सुओ बोलता है, बर्डमैन आप? बर्डमैन कहते हैं, मैंने अपनी डिस्क की मॉनिटर से देखा था कि तुम्हारी तबीयत थोड़ी खराब है, और मैं यहीं पास से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। तो कैसे हो तुम? मित्सुओ कहता है, मैं पूरी तरह ठीक हूँ, और साथ ही साथ मैं थोड़ा अकेले रहना चाहता हूँ, तो क्या आप यहाँ से जा सकते हैं? बर्डमैन कहते हैं, हाँ जरूर, लेकिन मैं तुम्हें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मित्सुओ कहता है, हाँ बोलिए। कि इसी बीच हम फिर से पाको को दोबारा से देखते हैं। पाको
उसी स्पॉट पर यहाँ वहाँ घूम रही थी कि पाको के ऊपर हमारी कहानी के एक और नए हीरो की नजर पड़ जाती है जिसका नाम ट्रॉय होता है। ट्रॉय बोलता है ये लड़की कितनी सुंदर है और ये यहाँ पे क्या कर रही है। वो सुमीरे के पास जाता है और उससे इंट्रोडक्शन करने लगता है। सुमीरे बोलती तुम कौन हो। ट्रॉय कहता है ये जानकर क्या करोगी कि मैं कौन हूँ, ये बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और इसी के साथ ट्रॉय सुमीरे के साथ बदतमीजी करने लगता है। सुमीरे बोलती है हाउ डेयर यू, तुम ये क्या कर रहे हो। ट्रॉय बोलता है मैं तो बस तुम्हारे साथ इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ। और अब सुमीरे ट्रॉय की इन हरकतों से काफी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और सुमीरे ट्रॉय को एक चांटा लगा देती है। और हम वहाँ पे देखते हैं बर्डमैन और मित्सू की बातें कंप्लीट हो चुकी थी। जो बात बर्डमैन ने मित्सू को बताई वो जानने के बाद मित्सू को पाको के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है अगर ये बात सच है बर्डमैन तो आज के बाद मैं पाको की शक्ल नहीं देखूंगा। तो गाइस इसी के साथ एंड करते हैं हम आज के हमारे इस पार्ट 4 को। आई होप आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर से बताइएगा आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा है। नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप सभी लोगों को चैनल के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आप लोग मुझसे और ज़्यादा कनेक्टेड होना चाहते हैं तो यार मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्विटर का भी वहीं पे मौजूद होगा। तो यार मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में ऐसे ही शानदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद चैनल एंड माय डियर हार्टेड। सायोनारा।